पहले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से रीड करते हैं। वैसे तो तुम लोगों को पहले से ही पता है, पर फिर भी एक बार और पूछ लेते हैं। रेस्ट और मोशन क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट? जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसे रेस्ट कह देते हैं, राइट। बट अभी अधूरी डेफिनेशन, अभी पॉइंट क्लियर नहीं है। और किसी को पता नहीं रेस्ट क्या है? सर जी मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने ये सही बात बोली कि अगर हमारी बॉडी टाइम के साथ साथ डिस्प्लेस ना करे तो हम उस बॉडी को क्या कहते हैं? बट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। पहले तुम्हारी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे 2 मिनट से खड़ी हूँ। कहाँ 2 मिनट? टाइम पास हो गया, लेकिन आसपास की पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरी पोजीशन चेंज, तो आप लोगों ने मुझे क्या कहा कि मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है, ये सही है। टाइम तो स्पेंड हो रहा था, राइट, टाइम स्पेंड, पर मेरी पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग। मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मैं कौन सी कंडीशन में हूँ? रेस्ट पे। सही बात है ना। अब अगर मेरी पोजीशन मूव करेगी, लाइक मैं अब चल के आगे आ रही हूँ, तो टाइम स्पेंड हो रहा है और मेरी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इसे आप क्या कहते हो? बट ये अभी इनकम्प्लीट पॉइंट है। अब उसे समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। सर ने कहा हम बाहर घूमने जाएंगे ठीक है, जो इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं है, तो हम सब लोग एक कार में बैठ गए। आएंगे भी नहीं, कार में बस ले लेते हैं, ठीक है। तो हम सब लोग एक बस में बैठ गए, ठीक है। अब एक बच्चा था, उसने कहा मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, तो वो बस के बाहर ही खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बस के नीचे है और हम सब लोग बस के, अब वो अंदर से गालियां दे रहा होगा कि हम जा रहे हैं। चलो ऐसा नहीं होगा, चलो समझो, हम सब लोग बस में बैठे हैं, वो बाहर खड़ा हुआ है। अब ड्राइवर ने बस चला दी, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चले गए। समझ आई मेरी बात? तो बस मूव कर रही है, तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशन में? मोशन में। उसके लिए तो हम आगे बढ़ गए ना, वो वहीं खड़ा रह गया। हम लोग बस में बैठे थे, हम सब लोग आगे चले गए, तो वो कहेगा हम सब लोग किस में हैं? लेकिन तुम्हारे लिए मैं कौन सी कंडीशन में होंगी? तुम भी बस के अंदर, मैं भी बस के अंदर। तुम कह रहे हो मैम तो हमारे साथ साथी है, तो मैं तुम्हारे लिए किस में हूँ और तुम मेरे लिए किस में हो? रेस्ट में। समझे मेरी बात? तो जो पर्सन बाहर था उसके लिए हम कौन सी कंडीशन में है? मोशन में। और हम सब बस के अंदर बैठे हैं, तो हम सब एक दूसरे के लिए कौन सी कंडीशन में है? तो अगर आपको किसी भी चीज को ये बताना है कि वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, तो हमें रेफरेंस पॉइंट देखना होता है। क्या देखना होता है? वो जो पर्सन था ना, जो बस के बाहर खड़ा था, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड था। क्या था? तो वो ग्राउंड में खड़े होकर देख रहा था, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशन को मूव कर लिया, हमारे सराउंडिंग चेंज हुए, तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी कंडीशन में हो गए? और हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट बस था, सही है, हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या था? तो बस की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही थी हमारे लिए, तो हम कौन सी कंडीशन में हो गए? समझ गए क्या? तो जब भी आप बोलते हो कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या कोई भी बॉडी मोशन में है, तो आप पोजीशन की बात करते हो कि पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस भी जरूरी है। आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ कि आप रेस्ट में हो या आप मोशन में हो। एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तुम लोग ट्रेन में बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो? ठीक है, और मैं ट्रेन के बाहर खड़ी हूँ, सही है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो आप पूछोगे ना कि मैम हम आपके लिए बताएं या ट्रेन के लिए बताएं। समझ गए? अगर ट्रेन चल रही है, मैं बाहर खड़ी हूँ, तो मेरे लिए तुम लोग कैसे कंडीशन में होंगे? क्योंकि मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ग्राउंड। तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूंगी कि ट्रेन तो आगे जा रही है, तो मैं कहूंगी तुम लोग कौन सी कंडीशन में हो। समझ गए मेरी बात को? लेकिन अगर मैं ट्रेन के अंदर चली जाऊंगी, सही है, मैं कहाँ पे चल जाऊंगी, और अब मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम मेरे लिए किस में होंगे? रेस्ट में, क्योंकि अब मेरी रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगी? ट्रेन। तो मैं बोलूंगी मैं भी ट्रेन में हूँ, तुम भी ट्रेन में हो, पोजीशन चेंज, लेकिन तब तक जब तक हम लोग सीट पे बैठे हो। अगर हम लोग ट्रेन के अंदर भी चलेंगे तो भी हम कौन सी कंडीशन में कहलाएंगे? अभी समझ आ गया? तो आप रेस्ट क्या कहोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स with respect to time and with respect to reference point, then object is known as in rest position, ठीक है। and when object change its position with respect to time, with respect to motion reference point, then it is
इन मोशन पोजिशन। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से समझ आ गया ना? अब रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया। अब हम मोशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब एक छोटा सा एग्जांपल लो। आप लोग के सही पॉइंट पे थे, ठीक है? अब तुम लोग 10 मीटर चले, कितना चले? और तुम लोग इस बी पॉइंट पर पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? समझ गए मेरी बात? फिर तुम लोगों का मन आया कि अब हम राइट टर्न कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और फिर तुम लोगों ने कहा कि चलो फिर से हम 5 मीटर चलते हैं, ठीक है? और उसके बाद तुम कौन से पॉइंट पर पहुंच गए? तो पहले तुम ए से बी तक 10 मीटर चले, फिर तुम लोगों ने राइट टर्न किया, फिर तुम बी से सी पर पहुंच गए 5 मीटर चल के। सही है ना? तो अब अगर मैं ये पूछूं कि तुम लोगों ने जो जर्नी ट्रेवल की उसमें एक्चुअल पाथ कितना चला, समझ रहे हो मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम लोगों ने जो जर्नी ट्रेवल की उसमें तुमने एक्चुअल पाथ कितना चला? वो कितना चला? 15 मीटर ना? पहले कितना चला? 10, फिर कितना चला? 10 + 5। तो तुम लोगों ने एक्चुअल पाथ कितना चला? 15 मीटर। इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप लोग अपनी टोटल जर्नी में, समझ रहे हो, आप लोग अपनी टोटल जर्नी में जो एक्चुअल पाथ कवर करते हो दैट इज नोन एज, आई बात समझ में? नहीं समझ आई? इस चीज को हम क्या कहते हैं? क्लियर हो गया है क्या? अब सुनो जरा ध्यान से। आप लोग कहाँ पे थे? ए पे। और कहाँ पर पहुंच गए? अब तुम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और तुम लोग सी तक पहुंच गए थे। अब तुम्हारा कोई एक फ्रेंड यहीं पर खड़ा हुआ था, अब उसे भी तुमसे मिलने पहुंचना है, उसे भी तुम तक पहुंचना है और वो चाहता है वो जल्दी से जल्दी जाए, ठीक है? वो जितनी जल्दी पहुंच सकता है वो उतनी जल्दी पहुंचे। तो वो भी क्या तुम्हारा पाथ फॉलो करे? वो क्या करेगा? वो सबसे छोटा रास्ता चुनने की कोशिश करेगा ना। वो तुम तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहता है, तो वो क्या चाहेगा कि जितना जल्दी पॉसिबल है मैं उतनी जल्दी पहुंच जाऊं और उनसे मिल जाऊंगा। सही है ना? तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट पाथ चुनना पड़ेगा, जो सबसे छोटा रास्ता हो। और सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? वो ए से सीधा सीधा चला जाए। ए से क्या करे? एक स्ट्रेट पाथ सेलेक्ट करे और उस स्ट्रेट को पाथ को फॉलो करते हुए वो फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाए। तो ए सी क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ। ए सी क्या हो गया? और इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं तुम लोगों को बहुत सारी बात बताने वाली हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, पर पहले एक अच्छी सी बात सुन लो जो मेन पॉइंट है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ, ठीक है? आप लोग जर्नी में जो रियल में पाथ फॉलो करते हो, जो रियल में डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। समझ गए ना? और जहां से हम चलना शुरू करते हैं उस पॉइंट को आप बोलते हो इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? जहां से आप लोग अपनी जर्नी को शुरू करोगे उसे हम क्या बोलते हैं? और जहां पर आप आखिरी में पहुंच जाते हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो सी मेरे पास क्या कहलाएगा? तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, वो मेरे लिए क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? कौन सा पाथ? किसके बीच में? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। यहाँ तक बात समझ आई क्या? पक्का क्लियर हो गया? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म सुनते हैं और ध्यान से समझते जाओ, क्योंकि हमारे 9th क्लास में ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है और बहुत छोटा सा इजी सा डिफरेंस है। बस इनको एक्चुअली में समझो, रियल में समझो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज नोन एज। समझ गए क्या मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अब मुझे कुछ बात समझाओ। मैं ए पॉइंट से चली थी और मैं बी पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 100 मीटर। कितना था? इसका डिस्टेंस क्या होगा? 100। और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भी 100, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है ना। कैसा पाथ है? तो स्ट्रेट पाथ ही तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। आप लोग मेरी बात समझो। पहले आप लोग ए से कहाँ पे गए थे? बी से कहाँ पे गए थे? तो मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ दिया था। किससे जोड़ दिया था? एक स्ट्रेट लाइन से। तो उसी को मैंने क्या कहा था? शॉर्टेस्ट पाथ। सही है ना? तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जब भी तुम्हें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है? तो आप उन्हें एक सीधी लाइन से क्या कर दो? जोड़ दो।
तो वो जो सीधी लाइन होगी वही क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर देखो मैंने कहाँ से चलना शुरू किया था, कहाँ पे पहुंच गई, ये तो खुद ही एक स्ट्रेट लाइन है ना, यानी यही डिस्प्लेसमेंट है और यही डिस्टेंस भी है। तो जब आप लोग एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जाते हो तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी होता है और वही आपका, नहीं आई क्या मेरी बात समझ में? तो इस केस में जितना डिस्टेंस है उतना ही, समझ गए क्या मेरी बात? तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल। क्या है, अब सुनो जरा, अब जब आप लोग बी पे पहुंच गए तो आप लोगों को याद आया कि आप लोग कुछ सामान घर पे भूल गए हो, ठीक है? तो तुम लोग क्या कर रहे हो, वापस चलना शुरू करोगे। क्या करना शुरू करोगे? तो आप लोग चल चल के यहाँ पर पहुंच गए, अज्यूम करो आप सी पॉइंट पे पहुंच गए जो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है? पहले हम कितना चले थे, 100 मीटर, फिर वापस चल के कितना है, 50 मीटर। अब बताओ डिस्टेंस क्या है, 150। आप लोग एक्चुअल पाथ देख रहे हो ना, डिस्टेंस क्या होता है? तो एक्चुअल पाथ क्या था, एक्चुअल पाथ था कि हम लोग पहले कितना चले, ए बी, फिर हम लोग कितना चले, ठीक है? तो ए बी क्या है 100, बी सी क्या है 50, तो टोटल पाथ कितना हो गया 150 मीटर। तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना आया 150 मीटर, सही है? अब डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर। कैसे पता चला? मुझे बस ये देखना था कि मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है और मेरा, तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है, मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, बस इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं देखना ना। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, और ये रही तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ये पूरा 100 था, इसको माइनस कर दूं तो 100 में से 50 हटा दो तो कितना बचा, तो शॉर्टेस्ट पाथ है 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। अब इस केस में बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, उसके बराबर भी, समझ गए क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब तुम लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है तो इसलिए ना रटना नहीं, समझना, ठीक है? अब ना एक पर्सन था और वो पर्सन इस तरह से चलना शुरू करेगा कि वो एक स्क्वायर पाथ लेगा। कौन सा पाथ लेगा? तो उसने ए से चलना शुरू किया, ठीक है? कहाँ से चलना शुरू किया? अब वो चल चल के यहाँ पर पहुंच गया बी पे, ठीक है? उसके बाद फिर उसने कहाँ पे चलना शुरू किया, बी से सी तक, फिर उसने चलना शुरू किया सी से, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मान लो ये कितना है 5 मीटर, एज्यूम करो ये भी 5 मीटर, एज्यूम करो ये भी 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। डिस्टेंस क्या है 5 + 5 + 5, एक्चुअल पाथ, तो डिस्टेंस कितना हो गया 15 मीटर। चलो पहले ए से बी की बात करते हैं, ठीक है? एक मिनट, मैं इस तरह से समझाती हूँ, इधर लिखती हूँ डिस्टेंस और इधर क्या लिख देती हूँ, ठीक है? अब ना मैं पहले ए से बी पे जाऊंगी। कहाँ से? ए से। अब बताओ ए से बी तक चलने में डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी 5, क्योंकि कौन सा पाथ है, तो ये जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा। अब हम लोग ए से सी की बात कर रहे हैं, ए से, तो पहले आप ऐसे गए फिर आप लोग ऐसे गए, तो बताओ जरा डिस्टेंस 10, पहले 5 फिर 5, तो डिस्टेंस कितना हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी तक के बीच का डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मीट करना होता है, सही है? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए सी, बट ए सी कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे पता पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है और जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पर हम क्या लगा देते हैं। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के अगेंस्ट वॉल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, ठीक है? जहां पर भी 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली वॉल हमेशा 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 क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम, तो दैट इज योर हाइपोटेन्यूस। तो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत है क्या, और हाइपोटेन्यूस ही तो मेरा ए सी है, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, तो ए बी कितना है
का स्क्वायर दैट मीन्स BC कितना है 5 का स्क्वायर दैट मीन्स, तो मेरे पास AC का स्क्वायर कितना आ गया, तो AC कितना आ गया √50। नहीं आई बात समझ में? पक्का क्लियर हो गया? इसको अंडर से बाहर निकाल देना एक बारी। 50 को कैसे लिखोगे 5 × 5 × 10 सॉरी 2, सही कह रही हूँ ना? तो 5 अंडर से बाहर आ जाएगा और अंडर में कितना बचेगा? कोई दिक्कत? पक्का? अब ना वो पर्सन C से फिर चला, ठीक है? अब वो पर्सन C से फिर चला और कहां तक पहुंच गया? D पॉइंट तक, और अगेन कितना चला? तो अब वो A से D तक पहुंच गया। तो अब डिस्टेंस 15, एक्चुअल पाथ 5 + 5 + दैट इज योर व्हाट? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5। कैसे पता चला? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो एक स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, ये दोनों तो इक्वल है, तो ये भी कितना मिल गया? तो डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना हो गया? नहीं आया समझ में? अब मान लो वो A से चला था B तक, फिर B से चला था C तक, फिर C से चला था D तक, एंड फाइनली वो D से चल के वापस कहाँ पे पहुंच गया? A पे। तो वो A से चला था और A पे ही पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना? 20। 5 + 5 + 5 + 5 एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? क्योंकि जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। तब उसे डिस्प्लेसमेंट कहता है कि सबसे छोटा रास्ता चुनो ना। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो जब चल के वहीं आना है तो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है चलो ही मत, यहीं खड़े रहो। सही बात है ना? ठीक है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कहा इस कमरे के 10 चक्कर लगा के आओ, और मैं कुछ से काम से बाहर चली गई, तो कुछ बच्चे चक्कर लगा रहे होंगे कि जब 10 चक्कर लग जाएंगे तो यहाँ पे आके वापस आ जाएंगे। कुछ बच्चों ने सोचा यहीं खड़े रहते, मैडम को थोड़ी पता चल रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने चक्कर लगाया ही नहीं उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? समझ गए? सॉरी, जिन्होंने चला ही नहीं उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या था? सेम था। और जिन्होंने चक्कर लगाया उनका भी तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 ही है, क्योंकि जहां से चले घूम के वापस आ गए। समझ गए क्या मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? तो आप जहां से चलते हो, अगर आप घूम घूम के वहीं पर वापस आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? तो जो घूमे ही नहीं उन्होंने स्मार्ट वर्क किया, सही है ना? और जो घूमे उन्होंने टीचर की बात मान ली। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? तो याद रखना, हम जहां से चलते हैं अगर वहीं पर वापस आ जाए, दैट मीन्स अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट। समझ गए क्या मेरी बात? तो अब यहाँ से एक और डिफरेंस पता चल गया। पहला डिफरेंस तो ये पता चल गया, दूसरा डिफरेंस क्या पता चला? कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 कब? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं? पर अगर हम चल रहे हैं तो डिस्टेंस कभी भी 0। तुम चल रहे हो तो एक्चुअल पाथ कुछ ना कुछ तो होगा ना। नहीं आई क्या मेरी बात समझ में? तो अगर आप मोशन में हो तो डिस्टेंस तो होगा ही, और लेकिन अगर आप मोशन में हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है? तीसरा पॉइंट समझते हैं। देखो जरा, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? इस केस में बराबर है। इस केस में डिस्टेंस क्या है? बड़ा। इस केस में भी डिस्टेंस क्या है? इस केस में भी डिस्टेंस क्या है? इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा? बड़ा या फिर इक्वल। पर डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। समझ गए क्या मेरी बात? क्लियर हो गया ना? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है जब कैसा पाथ हो? स्ट्रेट पाथ हो। अगर स्ट्रेट पाथ नहीं है तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर उसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब लेंगे एक सर्कुलर पाथ, तो उससे तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर देखेंगे स्पीड। चलो, अब ना एक पर्सन को सर्कुलर पाथ पे घूमना है। कैसे पाथ पे घूमना है? अब वो देखो कैसे घूमेगा। पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। इनिशियल पॉइंट O मान लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? O से A तक जाएगा। O से कहां तक पहुंचा?
फिर वो ए के बाद चलेगा बी तक, ऐसे वो उसने ऐसे राउंड लिया, वो ओ से ए तक पहुंचा, फिर उसने राउंड लिया ए से बी तक पहुंच गया, फिर वो राउंड लेगा और बी से कहाँ तक पहुंचेगा, सी तक, और फिर राउंड लेगा और सी से कहाँ पे पहुंचाएगा, वापस ओ। मान लो ये जो सर्कुलर पाथ उसने ट्रेवल किया है उसकी रेडियस 5 मीटर है, ठीक है, कितने मीटर है, 5 मीटर है। तो अब अगेन हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की टेबल बनाते हैं, ठीक है। पहले ओ से ए तक, ओ से जल्दी से बताओ डिस्टेंस क्या है, 5, डिस्टेंस क्या है, गलत, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, कितना है डिस्टेंस, देखो जी डिस्टेंस तो ये वाला पाथ है ना जहाँ पे मैं रेड मार्क लगा रही हूँ, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये तो 5 नहीं है, रेडियस 5 है, दैट इज योर रेडियस, ये 5 है, पर वो तो ऐसे चल के आ रहा है ना, तो ओ ए ये आर्क है, क्या है, वो ऐसे चल रहा है ऐसे, तो ये 5 थोड़ी बोला, मैंने तो सर्कल का रेडियस 5 बोला, तो इसे कैसे निकालोगे, ये पूरा क्या है, सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ये पूरा पाथ क्या है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, क्या है सर्कल का, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, सही है ना। बट वो पूरा सर्कमफ्रेंस चल रहा है क्या, इसका कितना पार्ट चल रहा है, 1/4, कितना पार्ट चल रहा है, देख रहे हो ना, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, तो वो सिर्फ फोर्थ पार्ट चल रहा है, कितना पार्ट चल रहा है, 1/4 पार्ट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस अपॉन, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, दोबारा समझाऊं क्या भाई, अगर मैं सर्कुलर पाथ पे चल रही हूँ तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा ना, किसके बराबर होगा, पर मैं पूरा सर्कल नहीं चली हूँ, मैं अभी ओ से ए तक पहुंची हूँ, तो ये तो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट, तो मैं सर्कमफ्रेंस को किससे डिवाइड कर दूंगी, 4 से। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर, आर कितना है 5 अपॉन, कट गया तो कितना आ गया 5 पाई बाई 2 मीटर, समझ गए क्या मेरी बात। तो ओ से ए तक चलने में 5 पाई बाई 2 मीटर का डिस्टेंस हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, सही है क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक, अब बताओ जरा ओ ए कैसे फाइंड करूं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या बन गया एक ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये रेडियस है 5 मीटर की, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, तो ओ ए मेरा क्या है, हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम, यही होता है ना। तो ये साइड क्या है 5 का स्क्वायर, ये भी साइड क्या है 5 का, तो 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 50 है, हाइपोटेनियस कितना मिल जाएगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया, दोबारा समझाऊं क्या, क्लियर हो गया। चलो अब वो पर्सन ओ से चलते ए पे पहुंचा और ए से चल के फिर वो बी पे पहुंच गया, समझ गए। अब वो पर्सन ओ से कहां पर पहुंच गया, बी पे, तो अब ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस बताओ, बताओ अब ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस बताओ, क्या सर्कमफ्रेंस का आधा, अब उसने आधा सर्कल कवर कर लिया ना, तो अब सर्कमफ्रेंस का क्या कर दूं, हाफ कर दो, सही बात है ना। अब उसने ठीक आधा डिस्टेंस कवर कर लिया ना, तो आप लोग अब सर्कमफ्रेंस को क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 2, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई, आर की वैल्यू 5 अपॉन 2, तो कितना आ गया 5 पाई। नहीं आई बात समझ में। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ 10, और कितना डिस्प्लेसमेंट ओ से लेके बी तक 10, ये क्या है इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन, तो ये रेडियस 5 और ये भी रेडियस, तो 5 + 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, नहीं आई के बात समझ में। अब मान लो वो ओ से चला ए फिर बी एंड देन कहां तक पहुंच गया,
तो अब वो O से चल के C पर पहुंच गया, तो अब डिस्टेंस बताओ, OC का डिस्टेंस बताओ। सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट? हाफ। कितना? हाफ से ज्यादा, कितना? 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, सॉरी 3 बाई 4। कैसे पता? इसके कितने पार्ट कर रखे हैं, तो टोटल पार्ट कितने हैं और कितना हिस्सा कवर कर लिया, तो 3 बाई 4 इंटू क्या? सरकमफ्रेंस। समझ गए क्या मेरी बात? ठीक है, जब वो O से C तक पहुंच रहा है तो उसने कितना हिस्सा चल लिया? 3 बाई 4। दोबारा समझाऊं क्या? पक्का? अगर तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो एक बात समझाती हूँ, समझो। जब वो O से A तक गया था, ठीक है, जब वो O से, तो वो सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट चला था? पूरा सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है, और हम कितने की बात कर रहे थे? एक पार्ट की। जब वो O से B तक गया था, O से, तो सरकमफ्रेंस का कितना पार्ट था? टोटल हिस्से 4। कितना पार्ट ट्रेवल किया था? तो ये आ गया था C इंटू 1/2, तभी मैंने आधा कहा था। अब वो O से C तक जा रहा है, तो सरकमफ्रेंस का कितना? टोटल पार्ट 4। कितने पार्ट कवर कर लिए? तो इसीलिए 3C/4। दोबारा समझाओ, पक्का क्लियर हो गया? अब C की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 2 पाई R इंटू 3/R। कितना है? काट दूं 2 से, तो कितना आ जाएगा? 15 पाई बाई। समझ गए क्या मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। O से C तक स्ट्रेट लाइन, जैसे ट्राइंगल यहाँ बना था वैसे ही ट्राइंगल यहाँ पर भी बनेगा। सही बात है ना? जितना O से A है उतना ही O से, सही बात है ना? तो ये कितना निकाला था हम लोगों ने? अंडर रूट। अब वो O से चला और O पर ही पहुंच गया, तो अब डिस्टेंस 2 पाई R, पूरा सरकमफ्रेंस, और डिस्प्लेसमेंट। समझ गए क्या मेरी बात? दोबारा समझाओ, अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब आप लोग अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना सीख गए हो, और इनके बीच में 3 डिफरेंस भी हम लोगों ने देख लिए। अब चौथा डिफरेंस देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड। बताओ, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हाँ, पर होता क्या है? सही। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे तुम चावल लेकर आए हो शॉप से खरीद के, राइस, ठीक है। अब तुम लोग जब दुकान के पास जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे, तो तुम ऐसे तो कहोगे 2 किलो चावल दे दो, तो 2 kg क्या है? मैग्नीट्यूड। 2 kg क्या है? तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड। जैसे मास, जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आप शॉपकीपर से बस ये कहोगे ना 4 किलो शुगर दे दो, ठीक है ना, या 5 kg राइस दे दो, तो दैट इज मैग्नीट्यूड। तो मास में सिर्फ किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड। अब मैं बोलूं तुम लोग कितनी देर से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? टाइम। तो आप लोग मुझे बोलोगे ना 1 घंटा, आधा मिनट, 45 सेकेंड, 30 मिनट, तो आप सिर्फ अमाउंट बता रहे हो ना, तो टाइम में भी सिर्फ किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड की जरूरत। तो वो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ उनका अमाउंट चाहिए, उन्हें हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कहूँ कि तुम लोग जाके डोर खोल दो, ठीक है, और मैं कहूँगी कि डोर को खोलने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो क्या डोर खोल दोगे? आप लोगों को मुझे डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी कि डोर को अंदर की तरफ खोलना या फिर बाहर की तरफ। सही बात है ना? तो मैं अगर तुमसे ऐसे बोल रही हूँ कि जाओ डोर खोल दो 10 न्यूटन का फोर्स लगा के बाहर की तरफ, तो तुम जाओगे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे बाहर की तरफ। समझ गए? तो फोर्स में किसकी जरूरत पड़ी? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं तुम लोगों से बोलूँ कि तुम्हारा स्कूल 10 मीटर दूर है, यहाँ से कितनी? 10 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? और मैं कहूँ जाओ, चले जाओगे? डायरेक्शन तो पता ही नहीं।
सही बात है ना, मुझे डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी ना, बताना तो पड़ेगा किस डायरेक्शन में जाना, तभी तो स्कूल तक पहुंच जाओगे। नहीं तो 10 किलोमीटर बहुत सारी जगह हो सकती है, आप नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, नॉर्थ साउथ चले जाओ, बहुत सारी डायरेक्शन है। तो जब मैं आपसे बोलूं कि आपका स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो मुझे आपको डायरेक्शन भी देनी, समझ गए। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि बस 10 किलोमीटर है, सही है। तो वो क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत, डिस्टेंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है। डिस्टेंस में हम सिर्फ क्या बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर है, कितना दूर है, तो बस मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी ना, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा स्कूल यहाँ से 10 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है, तो अब ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ती है। और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देना पड़ता है, मैग्नीट्यूड, समझ गए। तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द, तो डिस्प्लेसमेंट को बताते हुए मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अब एक बात सुनो और अच्छे से क्लियर होगा, देखो जरा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं ए पॉइंट पे हूँ और मैं बी पॉइंट तक गई, और मैंने आप लोगों से बोला कि मैं 100 मीटर चली, कितना चली, ए से बी तक जाते हुए मैं कितना चली, तो डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट भी सही है क्या। अब मैंने तुम लोगों से बोला कि मैं बी से वापस लौट कर आई सी पॉइंट तक और मैं 50 मीटर चली, तो तुम लोगों ने डिस्टेंस कितना बोला और डिस्प्लेसमेंट। अब इसका रीजन देती हूँ, सुनो जरा, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी थी, डायरेक्शन की जरूरत है क्या, कहीं भी जाओ डायरेक्शन की जरूरत, उसे सिर्फ एक्चुअल पाथ से मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब, बस जितना चलते जाओ उतना नापते जाओ, दैट इज योर। अब चाहे मैं इधर जाती हूँ मैं वापस आती हूँ, इधर जाती हूँ वापस आती हूँ, तो बस मैं काउंट करती जाऊँ मैं कितना चली हूँ, डायरेक्शन की जरूरत, तो वो क्या है। तो तुम लोगों ने मुझे बोला कि डिस्टेंस जो मैम है ना वो एक्चुअल पाथ है, तो आप पहले गई थी 100, फिर आप चली 50, तो डिस्टेंस कितना हो गया। और डिस्प्लेसमेंट में किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की, किसकी जरूरत होती है। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने ए से चलना शुरू किया, ए से चलना, तो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट या इनिशियल पॉइंट हो गया, क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट या। अब मैं अपनी इनिशियल पॉइंट से जिस डायरेक्शन में पहले चलना शुरू करती हूँ ना, मैं उसे पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करती हूँ, कैसे, पॉजिटिव। तो मैं ऐसे जा रही थी तो प्लस 100 मीटर चली, मैं कितना चली, लेकिन अब मैंने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। पहले मैं राइट जा रही थी, अब मैं कैसे जाऊंगी, तो अब मेरी डायरेक्शन ठीक क्या हो गई, ऑपोजिट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे काम करता है। पहले मैं कैसे जा रही थी, राइट, पहले मैं कैसे जा रही थी, ए से बी जा रही थी, तो मैं ऐसे जा रही हूँ ना राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव, सही है। कार्टेशियन पैनल पढ़ा है, कार्टेशियन पैनल पढ़ा दिया ना। ये कौन सा पॉइंट होता है, ओरिजिन, इधर जाने वाली वैल्यू और इधर जाने वाली वैल्यू, तो जब मैं ऐसे जा रही हूँ तो, और जब मैं वापस आऊंगी तो, समझ गए क्या। डिस्प्लेसमेंट किस पे काम करता है, डायरेक्शन पे। पहले मैं जा रही थी राइट, तो कितना डिस्टेंस था, +100, कितना था, लेकिन जब मैं वापस आ रही हूँ तो अब तो मैं लेफ्ट डायरेक्शन में हो गई ना, पहले की ठीक ऑपोजिट, कार्टेशियन पैनल के अकॉर्डिंग। अब मेरा डिस्टेंस किस में काउंट होगा, नेगेटिव, तो अब ये कितना हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना बोला था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूरी है। अभी समझ आया क्या, कोई दिक्कत है। अब ध्यान से सुनो, मैं सी से चलते चलते वापस ए पर पहुंच गई, सी से चलते चलते वापस कहाँ पे पहुंच गई, तो अब डिस्टेंस कितना, 200, डायरेक्शन की जरूरत 100 कितना हो गया, 200, पर डिस्प्लेसमेंट क्यू, +100 -100, तो 100 - 100 कितना हो गया। नहीं आई बात समझ में, तो डिस्प्लेसमेंट में तुम डायरेक्शन देख रहे हो, नहीं आ रही मेरी बात समझ में। अब तुम लोग यहाँ से चलते चलते डी पॉइंट पे पहुंच गए जो यहाँ से 20 मीटर पे था, तो अब डिस्टेंस 220 मीटर, कितना, क्यों 100 गई 100 आई, 200 फिर इधर चली, तो कितना होगा 220
लेकिन डिस्प्लेसमेंट -20, 100 वापस आते हुए -100 और फिर से लेफ्ट जा रही हूँ तो -20, तो कितना हो गया -20 मीटर। नहीं आई क्या बात समझ में? यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी, समझ आई क्या मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी, जब हम किसी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं एंड हम उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में चलने लगते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? समझ गए क्या मेरी बात? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड। 100 प्लस 100 तो माइनस तो था ही नहीं डिस्टेंस में, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट में माइनस था क्योंकि वो डायरेक्शन देख रहा है। पहले आप गए राइट में तो पॉजिटिव, फिर लेफ्ट में आ रहे हो तो नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? जब आप जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हो, मान लो मैं इस पॉइंट से आगे की तरफ जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन मैं पहले जहां जा रही थी अब मैं उसके अगेंस्ट जो चल के आऊंगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर पहुंच के 0, और जब मैं और उधर जाऊंगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। एक और एग्जांपल लो, यहाँ पे मेरा पेन था, ठीक है, मान लो ग्राउंड है, ठीक है, हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? अर्थ पे खड़े हुए हैं। मैंने अर्थ पे गड्ढा कर दिया 10 मीटर गहरा, ठीक है, कितना गड्ढा कर दिया? अब मैं ग्राउंड के लेवल से ना बॉल को ऊपर फेंकती हूँ, कहाँ पे फेंकती हूँ? तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ठीक है। अब जब जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, और ग्राउंड पे पहुंच के डिस्प्लेसमेंट, और जब वो गड्ढे के अंदर चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो अपने लेवल से भी कहाँ चला गया? समझ गए क्या मेरी बात? कोई दिक्कत? तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर ले। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। जो भी हम रियल पाथ चलते हैं वो सब क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए बहुत सीधी सा तरीका है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या बना दो? एक स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। समझ आ गया? दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर बॉडी मोशन में है। डिस्प्लेसमेंट में भी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए? सेम। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा। समझ गए? डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी इंडिकेट करना पड़ता है। समझ आ गया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गए? लॉजिक समझ आ गया? स्क्वायर पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू।